कंपोजिशन स्कीम अगर देखा जाए तो हमने बताया था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, हेलो, ये जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं मतलब जो छोटे बिजनेस वाले हैं, ये जीएसटी के इतने ज्यादा हैवी कंप्लाइंसेस नहीं कर पाते हैं। तो इनके कंप्लाइंसेस को कम करने के लिए एक रेगुलर स्कीम से हट के एक स्कीम लाई गई जिसको कंपोजिशन स्कीम कहा गया। इसमें जीएसटी के बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस नहीं थे, सिंपली जो आपका टर्नओवर हो रहा है उसका 1% आपको जो है क्या बोलते हैं टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट कर देना है क्वार्टरली बेसिस पे, बाकी कोई मंथली कंप्लाइंसेस नहीं होगी। इसमें आप जो है टैक्स इनवाइस नहीं इशू कर सकते हो, कस्टमर से टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम में सबसे पहले हम कंपैरिजन थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स जो इसमें पेबल होता है वो कंपोजिट रेट से होता है, कंपोजिशन के रेट्स अलग होते हैं, नॉर्मली 1% याद रखो। नॉर्मल स्कीम में नॉर्मल टैक्स रेट होते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी होता है, यहाँ पे भी कंपलसरी होता है, टर्नओवर बेस आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे इनवाइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई में केवल ट्रांजैक्शन वैल्यू और डिस्काउंट होता है, बिल ऑफ सप्लाई में कोई टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। टैक्स इनवाइस नाम से ही टैक्स है, मतलब कि इसमें टैक्स की कैलकुलेशन होगी पूरी। जीएसटी रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिमिटेड जीएसटी रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा जो है जीएसटी रिकॉर्ड्स की कंपल्सन नहीं होती कि आपको अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स जो जीएसटी में मेंटेन करने होते हैं वो मेंटेन करने, यहाँ पे जो नॉर्मली लॉ में दिए गए हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। यहाँ पे आईटीसी इनपुट टैक्स रेट मिलेगा, कंपोजिशन में नहीं मिलता है, नॉर्मली मिलता है। अगर यहाँ पे हम रिटर्न की बात कर लें तो कंपोजिशन में जीएसटीआर 4 और 9A एनुअली जाता है, क्वार्टरली में सीएमपी 8 जाता है, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न सीएमपी 8 जाता है, इसमें 1% टैक्स जाता है। नॉर्मल अगर यहां पे बात करें, नॉर्मल स्कीम में जीएसटीआर 1 एंड 3 भी जाता है और मंथली क्वार्टरली इसकी फाइलिंग होती है। ये आपका कंपैरिजन था। अब हम लोग मेनली कंपोजिशन पढ़ते हैं। अब कंपोजिशन स्कीम सबसे पहले सेक्शन 10 पूरा गवर्न करता है, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 10(1) इसकी एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी का मतलब कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट, ईटीसी, मतलब कि मेनली देखा जाए तो ये जितने भी गुड्स वाले होते हैं, गुड्स के लिए 10(1) सेक्शन होता है। ये मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट, ये सप्लाई अगर गुड्स की कर रहे हैं तो 10(1) में कवर होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ और 75 करोड़। स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या चीज 75 लैक्स लिखा है, लैक्स ही लिखा है सर, अच्छा 75 लैक्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लिखवाया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, नष्टा M3। अब अगर हम आगे बात करें तो कंपोजिशन में नॉर्मली आप 1.5 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर हुआ है आपका तो आप नॉर्मल स्कीम में चले जाएंगे, कंपोजिशन हट जाएगा। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख से ऊपर टर्नओवर हुआ है, नॉर्मल चले जाएंगे। इन दोनों के अगर अंदर है तो कंपोजिशन अवेल कर सकते हैं, कंपोजिशन का बेनिफिट। मतलब ये स्कीम ही स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बनाई गई है कि लेस कंप्लाइंसेस वाली चीजें वो लोग हैंडल कर पाए। अब इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मार्जिन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात की जाती है, मतलब कि इसमें ये पूरा का पूरा गुड्स का सेक्शन माना जाता है 10(1), लेकिन कहा जाता है थोड़ी बहुत सर्विसेज आप सप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ी बहुत गुड्स के साथ कितनी, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में गुड्स भी सप्लाई होते हैं और सर्विसेज भी होती हैं। वेटर वगैरह क्या देता है, सर्विसेज देता है, लेकिन कितनी सर्विसेज दे सकता है, क्योंकि अगर कंपोजिशन में देखा जाए गुड्स के केसेस अलग हैं, मतलब गुड्स के सेक्शंस अलग हैं और सर्विसेज के अलग हैं। तो गुड्स में कौन कौन से कवर होंगे, कहा गया है मैन्युफैक्चरर है, कैटर है, रेस्टोरेंट है या ट्रेडर है, ये लोग सप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज की गुड्स के साथ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कितनी, 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट या फिर 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। मतलब मान लो टर्नओवर आपका 100 लैक्स है, 100 लाख का कितना 10% कितना हो गया, और 5 लाख रुपीज, दोनों में से क्या है हायर, क्या है 10 लाख से ज्यादा आप सर्विसेज नहीं दे सकते, समझ रहे हो। अगर 10 लाख से ज्यादा सर्विसेज दे रहे हो नॉर्मल में आ जाओगे, या फिर प्योर सर्विसेज वाली कंडीशन आ जाएगी। क्लियर, समझ में आया। आगे 10(2) एलिजिबल कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के लिए कब एलिजिबल होंगे आप, सबसे पहले पर्सन ऑप्टिंग फॉर 10(1)
मैन्युफैक्चरर, कैटरर या फिर ट्रेडर या रेस्टोरेंट वाले कैन नॉट अप्लाई एनी सर्विसेज टैक्सेबल या सप्लाई एक्सेप्ट अलाउड इन प्रोविजन 2 ऑफ सबसेक्शन 1। प्रोविजन 2 कौन सा है? ये मार्जिन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब इतनी सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई या इससे ज्यादा कोई सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते हैं गुड्स के साथ। समझ में आया? नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है वो गुड्स ना सप्लाई कर रहे हो, नहीं तो कंपोजिशन नहीं मिलेगा। नॉट इंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं, तो अगर तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हो तो अपने आप को छोटा बिजनेसमैन क्यों कह रहे हो? 2 स्टेटों में तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुमको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज कवर ही नहीं होगा यहाँ पे, जिसमें टीडीएस वगैरह टीसीएस वगैरह आप कलेक्ट कर रहे हो। नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर ना हो, इसको मार्क कर लेना मैन्युफैक्चरर। अगर ट्रेडर है मिल जाएगा, इसका क्वेश्चन भी आया था एक जो क्लास में करवाया था कि अगर ट्रेडर होगा तो मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर के केस में केवल नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर किसके? आइसक्रीम के अगर मैन्युफैक्चरर है, पान मसाला के, एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक वाला। तंबाकू या फिर तंबाकू के सब्स्टिट्यूट्स होंगे। फ्लाई एज ब्रिक्स, जो आपकी डिजाइनर ब्रिक्स होती हैं, ईंटें जो होती हैं, उनकी बात यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार से की जा रही है। इनमें ये हमेशा ध्यान देना मैन्युफैक्चरर होगा, नहीं तो फंस जाओगे क्वेश्चन में। नाइदर सीटीपी जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं या फिर एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, ये जो बाहर के लोग हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कुछ टाइम के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए हैं, नॉन रेजिडेंट बाहर के यूएसए से वगैरह से आके बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग कंपोजिशन नहीं ले सकते इरेगुलरली। समझ में आया? एक बार देख लो। अब हमारा आता है 10(2)A। ये किसके लिए? ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइडर जो एक्सक्लूसिव सर्विसेज सप्लाई करें। अच्छा, यहां पे देखोगे तो गुड्स में जो टर्नओवर की लिमिट है गुड्स में वो 1.5 करोड़ है और 75 लाख है। सर्विसेज में लिमिट कम क्यों है? क्योंकि गुड्स जैसे कोई देता है, जैसे मान लो हम तुमको बुक दे रहे हैं तो बुक में कॉस्ट लगती है, वहां पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है। तो अगर देखोगे प्रॉफिट का पार्ट कम होगा, मान लो कॉस्ट हमारी 100 रुपए की लगी है तो 10 रुपए प्रॉफिट ले लेंगे, 110 हो गया। लेकिन अगर हम सर्विसेज, ये गुड्स का केस है, लेकिन अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो सर्विसेज में अगर हम 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं तो 100 रुपीज पूरी पूरी हमारी पॉकेट में जाएंगी, पूरा पूरा प्रॉफिट होगा। इसीलिए सर्विसेज अगर आप कम भी कमा रहे हैं तो आप स्मॉल टैक्स जो है 50 लाख की लिमिट इसीलिए रखी गई क्योंकि सर्विसेज कम भी कमाओगे तब भी पूरा पूरा प्रॉफिट आपके पास जा रहा है, इसीलिए सर्विसेज की लिमिट कम रखी गई है। अब अगर हम बात करें applicable to registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs, मतलब 50 लाख तक की अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल के अगर एग्रीगेट टर्नओवर हम निकालें तो 50 लाख निकल रहा है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपोजिशन के लिए। पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम 10(1) और 10(2), मतलब 10(1) हमारा जो गुड्स वाला है ये लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज वाले के लिए क्योंकि ये लोग गुड्स में आ रहे हैं। अप्लीकेबल टू पर्सन इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज और मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई भी कर रहे हो, मतलब सर्विसेज के साथ कुछ कुछ गुड्स दे रहे हो। जैसे अपना क्या, अपना कोचिंग का बिजनेस पूरा सप्लाई सर्विसेज की है, लेकिन सर्विसेज के साथ में कुछ गुड्स भी होते हैं, बुक बुक होती है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे गुड्स कम होते हैं, सर्विसेज ज्यादा होती हैं, तो इस केस में हमारा जो केस फंसेगा वो यही फंसेगा 10(2)A। मतलब हमको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है कंपोजिशन में तो हमको 10(2)A के अंदर लेना पड़ेगा। समझ रहा हूं आगे? अच्छा, जो ऊपर हमने पढ़ी थी एलिजिबिलिटी कंडीशन, वही एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे है 10(2)A में, ऑलमोस्ट सेम है, एक दो कमी है यहाँ पे। नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नॉन टैक्सेबल है, इंटर स्टेट कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तब भी नहीं अवेल कर सकते हो। सप्लाई ऑफ सर्विसेज ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो नोटिफाइड गुड्स से, जो ऊपर दिया गया है। कौन कौन से थे? आइसक्रीम, पान मसाला,
एरिएटेड वाटर, फ्लाई ब्रिक, ये लिखा हुआ है इसमें, वही देख के बता रहा हूँ, नाइदर सीटीपी और एनआरटीपी। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या समझ में आया, आ गया। प्रोविजो ऑफ सेक्शन 2 10 सबसेक्शन 2 एंड 10 2A, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन समझ लो, आधे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पेन मस्ट चूज सेम स्कीम, मतलब अगर एक स्टेट में आपने कंपोजिशन ले लिया है तो सारे स्टेट में कंपोजिशन रहेगी, अगर एक स्टेट में रेगुलर ले लिया है तो सारे स्टेट में रेगुलर रहेगी। इफ वन यूनिट ऑप्ट्स फॉर द रेगुलर स्कीम, ऑल अदर यूनिट्स अंडर द सेम पेन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अगर एक स्कीम, एक यूनिट ने रेगुलर ऑप्ट किया तो सब रेगुलर करेंगे, एक ने कंपोजिशन ऑप्ट किया सब कंपोजिशन ऑप्ट करेंगे। 10.3 में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन स्कीम। द जो है ऑप्शन अवेल्ड होगा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, वो एग्रीगेट टर्नओवर जो ऊपर आपने देखा वही यहाँ पे बताया गया, 1.5 करोड़, 75 करोड़ और 50 लाख, कुछ नया नहीं है इसमें। अदर कंडीशन क्या है, कंपोजिशन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, कंपोजिशन टैक्स पेयर है या डीलर है, वो कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते हैं, उनको केवल अपने टर्नओवर का 1% देना होता है। कंपोजिशन डीलर नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी, आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, जब टैक्स लोगे नहीं तो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे। कंपोजिशन कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, ये लोग क्या इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई में केवल टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है एज सेम एज इनवॉइस। 10.5 में क्या दे रखा है, if the proper officer believes that the taxable person has paid tax under 10.1 or 10.2A despite not being eligible, मतलब आप कंपोजिशन लिए हुए हैं और कंपोजिशन में एलिजिबल नहीं है और फिर भी आप कंपोजिशन से टैक्स पे कर रहे हैं, सच पर्सन शैल पे टैक्स पेनल्टी एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो कंपोजिशन लिए पड़ा है, और आपके ऊपर जो स्क्रूटनी वगैरह बैठ जाएगी, मतलब सेक्शन 73 74 आपके डिमांड रिफंड इनके सबके सेक्शंस हैं, ठीक है, जो कि सीएमए फाइनल में आप लोग पढ़ेंगे, इंटर में नहीं है, खाली लिखा हुआ है। अब रूल 5 इसमें कहता है कंडीशन क्या है, टाइटल ऑफ बिल ऑफ सप्लाई मस्ट रीड, जैसे कि टाइटल जो होगा बिल ऑफ सप्लाई का, जैसे मान लो बिल बनागा उसके ऊपर क्या लिखा होगा, कंपोजिशन टैक्स टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, यहाँ पे लिखा होगा कि हम कंपोजिशन है, हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, कहाँ पे लिखा होगा, इनवाइस पे, बिल ऑफ सप्लाई जो होगा। इनका जहां पे बिजनेस की प्रीमाइसेस होगी वहां पे लिखा होगा, जो जीएसटी का सर्टिफिकेट काफी सारे लोग लगाए हुए रहते हैं अपने बिजनेस पे, वहां पे लिखा होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है जीएसटी के रेट्स, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसका रेट है 1% जीएसटी का, 1% का मतलब है 0.5% सीजीएसटी होगा और 0.5% एसजीएसटी, ये इंप्लाइड है, ठीक है। कैटरिंग या रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए 5% है, मतलब कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5%। ट्रेडर है अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट 1% है, लेकिन 1% यहाँ पे क्या है, ओनली टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ पे केवल टर्नओवर है, टर्नओवर में तुम्हारा टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सब इंक्लूड होगा, लेकिन टैक्सेबल टर्नओवर में केवल टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड होती हैं, बताया था हमने, केवल एक में डिफरेंस है ट्रेडर में, ये याद रखना है आपको कि जो ट्रेडर होता है उसमें केवल टैक्सेबल सप्लाई ली जाती है, क्लियर। जो सर्विस प्रोवाइडर है 10(2)A वाले, उनका जो जीएसटी रेट है 10% है नॉर्मल टर्नओवर का, केवल ट्रेडर में टैक्सेबल टर्नओवर लिया जाएगा, ये याद रखना, क्लियर। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, डेफिनेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन लगते हैं, इवन ये रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी काम आता है। एग्रीगेट टर्नओवर 2 चैप्टर में काम आता है, कंपोजिशन में और एक, तो ये याद रखना है बिल्कुल, इससे क्वेश्चंस काफी सारे लगते हैं, काफी तो एग्रीगेट टर्नओवर ही निकालने का आ जाता है कभी कभी। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, उसमें सारी टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, किसी भी प्रकार की सेल्स नहीं लेंगे, आरसीएम वाली जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे होती है उसको आप एग्जेम सप्लाई ले लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ले लेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई जो सेम पैल होंगी वो ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट करेंगे। एक्सक्लूड क्या किया जाएगा, किसी भी प्रकार का जीएसटी वाला टैक्स आप नहीं लेंगे, जीएसटी वाले जितने भी टैक्सेस हैं सबको क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, सिंपल सी डिफिनेशन है। मतलब अगर देखोगे तो जीएसटी वाले सारे टैक्सेस आपको एक्सक्लूड रखने हैं, बाकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाईज के बाद
नहीं, ये एक्सक्लूडिंग होगा। और इनवर्ड सप्लाई होगी हैं? इनवर्ड सप्लाई होगी। इनवर्ड, हाँ। अब ये क्वेश्चन एक है, मतलब इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। रघुराम वाले से याद है? रघुराम एक कंसल्टिंग फर्म, मतलब सर्विस वाला बिजनेस हो गया, और आल्सो रन करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स शोरूम। रेडीमेड कपड़ों का होगा जो कि गुड्स का होगा। रजिस्टर्ड इन सेम पैन, सेम पैन पे रजिस्टर्ड है। टर्नओवर जो शोरूम का है वो कितना है? 60 लाख, मतलब सर्विस वाले का टर्नओवर है ना? नहीं, गुड्स का है, गुड्स वाले का। और कंसल्टेंसी फर्म का क्या है? 12 लाख, मतलब ये सर्विस वाले का है। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। अब हमको क्या बताना है, रघुराम क्या एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? सर अलग अलग देखेंगे गुड्स और सर्विसेज का। देखो अलग अलग। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इनका टर्नओवर गुड्स का कितना है? 60 लैक्स। और इनका स्टेट कौन सा है? नहीं दे रखा है, तो हम नॉर्मल मानेंगे। क्लियर? तो 60 लाख 1.5 करोड़ से अंदर है, कवर हो रहे हैं गुड्स वाले में। प्लस सर्विसेज हैं जो कि हमारा टर्नओवर है। टर्नओवर कितना है? अब गुड्स में जितना हो रहा है, मतलब कि 60 लाख का कितना? 10%, कितना? 6 लाख और 5 लाख, दोनों में से हाइयर कितना है? 6 लाख हमारा क्या हो गया? मार्जिनल जो सर्विसेज थी की लिमिट। 6 लाख से ज्यादा की ये सर्विसेज दे सकते हैं? इन्होंने कितनी की सर्विसेज दी हैं? जीएसटी मिलेगी इनको, मतलब कंपोजिशन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? फिर से एक बार बताए दे रहे हैं, जिसके भी नहीं समझ में आया सुनना। हम ये बता रहे हैं, जो हम लोगों ने प्रोविजन गुड्स का पढ़ा था उसमें ये था कि 1.5 करोड़ से कम लिमिट होनी चाहिए आपकी, ठीक है, 1.5 करोड़ के अंदर। प्लस अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज में ये कंडीशन थी कि 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लैक्स विच एवर इज हाइयर, इससे आप अंदर सर्विसेज दे रहे हो कंपोजिशन मिल जाएगी। 1.5 करोड़ वाली लिमिट ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, 60 लैक्स की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 10% इसका अगर हम निकालेंगे तो होगा 6 लाख और 5 लाख, दोनों में से हाइयर कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख की सर्विसेज ये मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन ये जो सर्विसेज कंसल्टेंसी फर्म की दे रहे हैं वो 12 लाख रुपए दे रहे हैं, जो कि 6 लाख से बहुत ज्यादा है। इसलिए इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। समझ में आया? राहुल कोई दिक्कत? सर ये गुड्स और मार्जिनल सप्लाई का दोनों मिला के कंडीशंस लिखी और क्या बेटा, अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई की जा रही हैं साथ में, एक ही बंदे का, देखो सेम पेन पे लिखा हुआ है, एक ही बंदे का है, तो हम मार्जिन ऑफ जो हमने सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताई थी वो भी तो चेक करेंगे गुड्स के साथ साथ, इसीलिए तो लिखवाया गया है। समझ रहा हूं मैं बात? आगे अगर हम बात करें, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर रॉकीराम टू ऑप्ट कंपोजिशन ओनली फॉर शोरूम, क्या एक के लिए कंपोजिशन और कर सकते हैं क्योंकि शोरूम का टर्नओवर 60 लाख है, वो कम है, तो क्या केवल शोरूम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं करेंगे, तो दोनों के लिए करेंगे, नहीं तो किसी के लिए भी नहीं करेंगे। रिवर्क, मिस्टर रघुराम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल एज रेडीमेड गारमेंट शोरूम, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं एज वेल एज रेडीमेड गारमेंट चला रहे हैं, तो क्या एलिजिबल हो जाएंगे? बोलो हैं? अगर देखोगे रेस्टोरेंट वाला हमारा किस में आता था? गुड्स में आता था, ठीक है, आता था कि नहीं? तो अगर टर्नओवर इन्होंने क्या बताया रेडीमेड का? कुछ नहीं बताया है। नहीं रेडीमेड का वही होगा 60 हाँ, 60 तो 60 प्लस वो जो 12 था, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 72। और यहाँ पे 1.5 करोड़ के की लिमिट हम देखेंगे, 1.5 करोड़ से अंदर, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। थर्ड केस में ये एलिजिबल हैं, मिल जाएगा इनको, क्योंकि दोनों गुड्स के केस हैं। वहां पे एक सर्विस फंस रहा था, इसीलिए हमको वो मार्जिनल सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखना पड़ रहा था। इफ टर्नओवर ऑफ गवर्नमेंट शोरूम 75 लाख है इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड देयर इज नो चेंज इन कंसल्टेंसी पर, इसका टर्नओवर 75 चाहे जितना कर लो, जब तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। नहीं समझ में आया? क्या यहाँ पे, इधर देखना, ये जो पहला केस हमने बताया था, इसकी जगह पे हम 75 कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? 1.5 करोड़ के तो अंदर ही है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही ना कंसल्टेंसी फर्म वाली, तो इनको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फोर्थ केस पढ़ो, आया कि नहीं आया? आ गया। देखो
लिखा हुआ है, यस मिस्टर रघुराम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम डज तो नॉट। उसमें सर हो जाएंगे क्योंकि कंसल्टेंसी फर्म नहीं होगी ना तब, इफ देयर इज नो कंसल्टेंसी। अच्छा, नो कंसल्टेंसी फर्म है, अगर कंसल्टेंसी फर्म नहीं है, केवल 75 लाख टर्नओवर है तो हो ही जाएगा। अच्छा, एक केस और बना लेते हैं हम लोग, पांचवा जो हम बता रहे थे। हम ये बता रहे थे कि ये कह रहे हैं कि इनका 75 लाख टर्नओवर है और कंसल्टेंसी फर्म भी है, ठीक है, तो इनकी जो 12 लाख है कंसल्टेंसी फर्म की वो तो रहेगी, तो ये क्या एलिजिबल होंगे? तब तो नहीं एलिजिबल होंगे, समझ रहे हो, ये कंडीशन भी हो सकती है, पांचवा केस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, मतलब कोशिश कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जून 2024 का एक क्वेश्चन है, पूजा रनिंग अ फैंसी स्टोर, अभी देखना, आल्सो अ फुटवेयर शोरूम इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द सेम पैन। सेम क्वेश्चन लग रहा है ऊपर जैसा, कि एक फैंसी स्टोर चला रही है जो कि, और फुटवेयर चला रही है, रजिस्टर्ड सेम पैन, स्टेट उत्तराखंड में है। पूजा नॉट इंगेज इन द मेकिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रही है। हियर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग जो है वो 50 लाख रुपए है फैंसी स्टोर का, और 45 लाख रुपए है फुटवेयर का। क्या दोनों गुड्स है? As per the provision of GST law, examine issue and provide answer supporting with the explanatory note on the following. Is Mr. Pooja eligible for composition scheme? क्या composition के लिए eligible होंगी, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 75 लाख से एक्सीड है, क्योंकि एक सेकंड, हर्ष भाई आए हैं क्लास बताते, हर्ष भाई आए हैं क्लास बता दीजिए अभी। ठीक, क्या चीज? अरे अभी है, अभी चलेगा, हाँ अभी 2 घंटे तो मिनिमम। ठीक, हाँ, क्या हम बात कर रहे थे? क्योंकि सर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हाँ, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड आपके स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट कितनी हो जाएगी? 75 लाख, और यहाँ 50 और 45 कितना हो रहा है? 95, जो कि 75 लाख से बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे आंसर में देखोगे, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, हाउ वेयर रजिस्टर्ड, हाँ उत्तराखंड, पूरा प्रोविजन पहले लिखा है, डज नॉट एक्सीड 75 लाख विल बी एलिजिबल टू कंपोजिशन, पूजा नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि इनका टर्नओवर 75 लाख से ऊपर है, जो कि 95 लाख है, क्लियर। उसके बाद अगला क्या था? वेदर इट इज पॉसिबल फॉर पूजा टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर ओनली, अरे ये तो फर्जी में क्वेश्चन करो, बच्चे सब जानते हैं कि एक के लिए नहीं कर सकते हो, करोगे सबके लिए करोगे। रिवर्क, पूजा क्या कर रही है? रनिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल एज फैंसी स्टोर, वेदर सी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, रजिस्टर्ड क्या होंगी कंपोजिशन स्कीम? टर्नओवर इनका देखो, 35 लाख और 30 लाख हो गया, हो जाएगा ना, क्योंकि 65 हो जाएगा, तो देखो आंसर इसका, टर्नओवर इनका 65 लाख हो गया, जो कि 75 के अंदर है, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन के लिए। कितना इजी है कंपोजिशन, तो सर आपको लग रहा है? हम लोगों के मन से पूछिए, क्यों ही पूछेंगे हम मन से। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें बताना है छोटी छोटी चीजें, ये वही तुमको मार्जिन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, गुड्स प्लस वो दोनों प्रोविजन लगाने हैं, गुड्स वाला, ठीक है, सप्लाई सर्विसेज के साथ साथ ये लग जाएगा। ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने प्लस वो रेट वाला आपको याद करना है, तो कंपोजिशन आपका एंड होता है यहां से, ठीक है। कंपोजिशन में इतने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्लियर।